हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं सामयिकी को, यानी कि करंट अफेयर्स को। और इसी संदर्भ में आज हम जानेंगे 17 जनवरी 2025 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। इस लेक्चर की शुरुआत से पहले हर बार की तरह इस बार भी एक छोटा सा असवीकरण या एक छोटा सा डिस्क्लेमर है हमारे पास, जो कि हमें यहाँ समझना बहुत जरूरी है इससे पहले कि हम आगे प्रस्थान करें। तो डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार से है। The images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. चलिए, अब शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो पहले हम देखेंगे कुछ राष्ट्रीय खबरों के बारे में। पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है प्रभाव फैक्ट बुक और स्टार्टअप चैलेंज को। 9वें स्थापना दिन दिवस पे स्टार्टअप इंडिया के, जिसको नई दिल्ली पे मनाया गया, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पीयूष गोयल जी, उन्होंने शुरुआत करी है प्रभाव फैक्ट बुक और भारत स्टार्टअप चैलेंज के बारे में। ये जो इवेंट है, इसने जोर दिया बदलते हुए, आप कह सकते हैं, रोल के ऊपर स्टार्टअप्स के भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक तंत्र में, या सामाजिक संरचना भी जिसे कई बार हम कहते हैं। साथ के साथ इन्होंने उजागर किए ऐसे कई सारे उपलब्धियों को, जो कि हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रही हैं। साथ के साथ जो हमारी महिला व्यापारी हैं या वुमन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको सशक्त बना रही हैं। और यहाँ तक कि जो हमारे टायर 2 और टायर 3 शहरों में खुले हुए स्टार्टअप हैं, उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो यदि हम बात करें इसके बारे में, तो देखिए, ये बनाया गया आपका उपलक्ष्य में स्टार्टअप इंडिया की। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया को शुरू किया था एक उद्देश्य के साथ में, कि भारत में जो लोग अपना खुद का व्यापार खोलना चाहते हैं, उन लोगों की किस प्रकार से सहायता की जा सकती है, निवेश से लेके जो उनको सहायता चाहिए बाजार में अपना वर्चस्व बढ़ाने में, सामान को ज्यादा बेचने में या बाकी किसी भी चीज में, उन सभी सहायता को देने के बाद, इसी को देखते हुए, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी, ठीक। और स्टार्टअप इंडिया ने 2016 से लेके अब तक काफी ज्यादा ग्रोथ दिखाई है। एक बहुत बड़ी वृद्धि भारतीय स्टार्टअप्स में देखने को मिली है, जिसने भारत का जो वैश्विक व्यापार संघ है, उसमें भी भारत को एक अलग ही छवि प्रदान की। इसी चीज के मद्देनजर अब भारतीय सरकार की एक पहल है कि क्यों ना हम अपने स्टार्टअप्स को और ज्यादा बढ़ावा दें, ताकि वो और ज्यादा फले फूलें। साथ के साथ जो हमारे टायर 2 और टायर 3 के शहर के स्टार्टअप्स, देखिए, जैसे हम बात करें नोएडा के बारे में, गुड़गांव के बारे में, या मुंबई, बेंगलुरु, इन शहरों के बारे में, जो अक्सर आपके टायर 1 सिटीज होते हैं। तो यदि आप इन शहरों में रहे हो, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि इन शहरों में व्यापार को लेके कई सारी चीजें आपको दी जाती हैं। जैसे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपकी और भी कई तरह की चीजें होती हैं, मार्केट एक्सेस हो गए या स्टोरेज फैसिलिटीज हो गई। लेकिन जो टायर 2 और टायर 3 शहर, यानी जो शहर थोड़े से पिछड़े हुए हैं, उन शहरों में इन चीजों का अभाव देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो नए व्यापार या जो स्टार्टअप्स इन शहरों में खोले गए, उनको हम किस प्रकार से सहायता दे सकते हैं, उस पे भी बात करी जाएगी इस प्रभाव फैक्ट बुक और स्टार्टअप चैलेंज के माध्यम से। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि प्रभाव फैक्ट बुक और स्टार्टअप चैलेंज है क्या, किस प्रकार से स्टार्टअप इंडिया से जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई। ठीक, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राज्य सरकारों के बारे में। महाकुंभ 2025 वन प्लेट वन बैग कैंपेन लॉन्च। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने शुरुआत करी है वन बैग
वन प्लेट वन बैग कैंपेन के बारे में। और इसका जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है महाकुंभ 2025। तो ये जो पहल है, ये जो इनिशिएटिव है, ये आपकी इको फ्रेंडली आदतों को दर्शाती है, प्रोत्साहित करके कपड़ों के बैग के इस्तेमाल को, स्टील प्लेट्स को और ग्लासेस को। ये जो शुरुआत है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो विश्व की सबसे बड़ी रिलीजियस कांग्रेशन है, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी जो एक धार्मिक आप कह सकते हैं मीटिंग है, या एक आप कह सकते हैं धार्मिक चीजों के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं, वो प्लास्टिक फ्री होनी चाहिए। इन्होंने जोर दिया इस महत्व पे कि हमें एक सातत्य और साथ के साथ एक पर्यावरण फ्रेंडली विकल्पों को अपनाना चाहिए, जिसके तहत हम ना सिर्फ इस कैंपेन को सुरक्षित बना सकें, बल्कि जो प्लास्टिक फ्री हमारा एम है महाकुंभ में, उसको पूरा कर सकें। तो यदि हम बात करें इस खबर के बारे में, तो देखिए, आप पहले ये समझिए कि महाकुंभ है क्या और ये हो कहाँ रहा है, तभी आप बाकी चीजें समझ पाएंगे। तो हम बात करें हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में कुंभ मेले का जो स्थान है वो काफी पवित्र माना जाता है। अगर आप बात करें कुंभ मेले के बारे में, तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। ऐतिहासिक तौर पे जब हम जाते हैं, तो असल में जो कुंभ की शुरुआत थी वो आदिचार्य ने शुरू किए थे। लेकिन जो हमारे पास लिखित प्रमाण है मुख्यतः, उसके अनुसार यदि हम जाते हैं, तो कुंभ मेले की शुरुआत हर्षवर्धना के समय से हुई थी। ठीक है? तो हर्षवर्धना ने 7वीं सदी के आसपास कुंभ की शुरुआत की थी। तब से लेके हर साल के कुछ अंतराल पे कुंभ मेला जो है वो आयोजित होता है। अभी के समय जो महाकुंभ है, जिसको माना जाता है कि 144 साल में ये सिर्फ एक बार होता है। ये जो कुंभ मेला है, ये चल रहा है भारत के प्रयागराज में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। प्रयागराज, जिसे हम पहले इलाहाबाद के नाम से भी जानते थे, वहां पे संगम है गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का। ठीक है? तो उसी संगम के पास में ये महाकुंभ मेला चल रहा है। अब ये विश्व की या वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिलीजियस कांग्रेशन है। ठीक है? सबसे ज्यादा धार्मिक उद्देश्य के साथ लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो यहीं पे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उन्होंने एक पहल छेड़ी कि वन प्लेट वन बैग, यानी कि जो लोग इतनी बड़ी मात्रा में एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो देखिए उनके पास सामान होगा, कुछ ना कुछ सामान होगा जो बाद में कचरे के तौर पे तब्दील हो जाएगा। तो वो जो कचरा है, वो इस पवित्र स्थान को, इस पवित्र मेले की जो छवि है, उसे खराब ना कर दे, इसीलिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया। इसमें मुख्यतः कपड़ों के बैग का इस्तेमाल करने को बोला है, और साथ के साथ स्टील प्लेट और ग्लासेस, क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है, लोग खाने पीने के बाद प्लास्टिक के गिलास या फिर आप कह सकते हैं जो डिस्पोजल्स होते हैं, उसको आसपास में फेंक देते हैं। ये एक बहुत ही सामान्य समस्या है भारत की। तो यदि वो लोग स्टील प्लेट और ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, तो पहली चीज, वो उसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि वो मुख्यतः उनके अपने घर से होगी, या फिर अगर उन्होंने किसी भी होटल या किसी भी खाने वाले से वो लिया है, तो उन्हें वो वापस करना होगा। तो इससे कुल मिला के जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि जो कूड़ा है उसको हमें वहां पे कम रखना है, ताकि हम एक तथ्य और साथ के साथ पर्यावरणविद अल्टरनेटिव खोज सके। तो ये था आपका महाकुंभ का वन प्लेट वन बैग कैंपेन, और क्यों इसकी शुरुआत हुई तथा इसके जुड़े क्या फैक्ट एंड फिगर थे वो मैं आपको बता चुका हूं। महाकुंभ के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब आगे चलते हैं। महाकुंभ से ही जुड़ी दूसरी खबर है, विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र लगाया गया प्रयागराज में। तो देखिए, विश्व का सबसे पहला महामृत्युंजय यंत्र, इसको अभी लगाया गया है तपोवन आश्रम में, जो कि आपका पड़ता है झुंसी हवेली पे, प्रयागराज की। ये जो यंत्र है, ये लगभग 52 फीट लंबा है, चौड़ा है हाइट में, और इसको हम एक बहुत ही ज्यादा धार्मिक मार्वल मानते हैं, स्पिरिचुअल मार्वल मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि जो भक्त हैं, जो डिवोटीज हैं, वो इसके माध्यम से जो भगवान शिव हैं उनसे जुड़ सकते हैं कॉन्शियसनेस के साथ में।
अब ये जो इंस्टॉलेशन है, ये एक सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअल माइलस्टोन है। कहाँ पे? महाकुंभ में। क्योंकि मैंने जस्ट अभी आपको बताया महाकुंभ का महत्व इस समय क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ 144 साल में एक बार आता है और इस समय ये चल रहा है। तो ऐसे में यदि हम महामृत्युंजय यंत्र को वहां पे लगाते हैं प्रयागराज में, उस स्थान पे जहां पे ये चीज चल रही है, तो वहां पे इसका जो सिग्निफिकेंस है वो अलग ही हो जाता है। तो याद रखिएगा, महामृत्युंजय यंत्र विश्व का सबसे पहला महामृत्युंजय यंत्र है। कहाँ लगाया गया है? तपोवन आश्रम, झुंसी हवेली, प्रयागराज में। ठीक है। 52 फीट ही इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भक्त हैं उनको भगवान से आध्यात्मिकता से जोड़ना है। और महाकुंभ के साथ इसका लगना एक तरीके से इसलिए भी अलग है क्योंकि महाकुंभ जो है वो अपने आप में ही एक बहुत ही पवित्र त्योहार है जो इस समय पवित्र धरती पे चल रहा है प्रयागराज। ठीक है। चलिए अब आगे प्रस्थान करते हैं। अब देखिए, आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिंशियल म्यूजियम जो है उसको लगाया गया है कहाँ पे? वाडनगर। तो जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं कल्चर के और गुजरात के जो राज्य मंत्री हैं, या फिर आप कह सकते हैं गुजरात की जो स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार है, उन्होंने अभी स्टेट ऑफ द आर्ट आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिंशियल म्यूजियम लगाया है वाडनगर में। इसका जो इनॉग्रेशन था, वो सेरेमनी जो है उसको यूनियन मिनिस्टर श्री अमित शाह जी द्वारा अटेंड किया गया। और वहीं पे जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेंद्र भाई पटेल, और वहीं पे जो केंद्रीय मंत्री हैं शिक्षा के श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने भी इस इवेंट को अटेंड किया, वो भी वहां पे उपस्थित थे। और ये जो म्यूजियम है, ये मुख्यतः भारत के रिच कल्चर और साथ ही साथ जो हमारी ऐतिहासिक विरासत है यानी कि हिस्टोरिकल हेरिटेज है वाडनगर की, जो एक शहर है जिसका इतिहास लगभग 2500 साल पुराना है, उसके साथ इसका जुड़ाव यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से वो म्यूजियम है, आप इसको देख भी सकते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज, आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिंशियल म्यूजियम कहाँ लगा है? वाडनगर में। ठीक है। लगाया किसने है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और गुजरात की राज्य सरकार ने मिलके। इसका इनॉग्रेशन किसने किया? अनावरण किसने किया है? जो आपके केंद्रीय गृह मंत्री हैं, यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने। अटेंड किस किसने किया? कौन कौन से और मुख्य व्यक्ति वहां पे उपस्थित थे? तो जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेंद्र भाई पटेल वो, और वहीं पे जो यूनियन मिनिस्टर थे एजुकेशन के श्री धर्मेंद्र प्रधान वो। और वाडनगर जो मशहूर है वो किस लिए मशहूर है? क्योंकि उसका जो इतिहास है वो लगभग 2500 साल पुराना है इतिहास। तो इसीलिए ये जो चीज है ये यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हम बात करते हैं बैंकिंग और वित्तीय समाचार के बारे में। श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस ने अपना नाम बदल के कर लिया है ट्रू होम फाइनेंस। तो श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस ने अपना नाम बदल के कर लिया है ट्रू होम फाइनेंस। इस नाम बदलने से एक पिवटल शिफ्ट दिखती है, एक मुख्य विचारधारा में बदलाव दिखता है हमें, जो उनकी व्यापारिक पहचान थी और साथ के साथ जो उनकी रणनीतिक दिशा थी, उन दोनों में ही। और ये जो बदलाव है ये अनुसरण करता है कि जो वॉरबर्ग पिंकर्स और को इन्वेस्टर्स के द्वारा एक्विजिशन किया गया था इस कंपनी में, और साथ के साथ जो कतर की आप कह सकते हैं सॉवरन वेल्थ फंड है उसके द्वारा। तो ये जो रीब्रांडिंग है, ये कंपनी का जो आप कह सकते हैं नजरिया था अपनी एसेसिबिलिटी को बढ़ाना, ताकि ये अफोर्डेबल होम लोन्स दे सके कई सारे सामाजिक और आर्थिक सेगमेंट्स के लिए। तो यदि हम बात करें इस बारे में तो देखिए, श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस जो है ये कंपनी है जिसको अभी हाल फिलहाल में जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने भी हरी झंडी दे दी थी, क्योंकि जो आपका वॉरबर्ग पिंकर्स एंड को इन्वेस्टर्स हैं, वहीं पे जो कतर सोवरन वेल्थ फंड है, इन दोनों ने अपनी कोई मालिकाना हिस्सेदारी खरीदी थी श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया
जिसकी शुरुआत होती है साल 2002 में, इस उद्देश्य के साथ में कि जो भारत है, उसमें जो बाजार है उसकी प्रतियोगिता बनी रहे, पारदर्शिता बनी रहे और किसी को भी फेवर ना मिले, बल्कि जो ग्राहक है और जो व्यापार है उसके बीच का जो संबंध है वो पारदर्शित और फेयर हो। तो उन्होंने इस साझेदारी पे नजर रखते हुए इस साझेदारी को हरी झंडी दी और इस हरी झंडी के बाद जो आपका वॉर्बर्ग पिंकस और को इन्वेस्टर्स और कतर सोवरन वेल्थ फंड, इन दोनों ने एक बहुत बड़ा हिस्सा खरीद लिया किसमें, श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस, जिससे कि इन्हें काफी हद तक मालिकाना हक भी मिलता है श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस। इसी चीज के बाद अब श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस ने अपना नाम बदल के रख लिया है ट्रू होम फाइनेंस। तो याद रखिएगा, ट्रू होम फाइनेंस वही कंपनी है जिसको हम कुछ समय पहले तक श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस के नाम से जानते थे। ये नाम क्यों बदला गया? क्योंकि वॉर्बर्ग पिंकस और को इन्वेस्टर्स और कतर सोवरन वेल्थ फंड दोनों ने एक मालिकाना हिस्सेदारी खरीदी है श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस में। इस हिस्सेदारी को खरीदने के लिए इनको हरी झंडी किसने दी? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं, 2002 में इसकी शुरुआत हुई। तो ये था श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पीएनबी मैट लाइफ जॉइंस हैंड्स विद सारस्वत बैंक फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो पीएनबी मैट लाइफ ने हाथ मिला लिया है सारस्वत बैंक से, ताकि जो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको एंश्योर किया जा सके, उसको सुनिश्चित किया जा सके। जनवरी 15, 2025 को पीएनबी मैट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एक रणनीतिक बैंक एश्योरेंस साझेदारी की घोषणा करी सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ में। अब जो सारस्वत बैंक है वो भारत का सबसे बड़ा शहरी सहकारी बैंक है, यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अब ये जो साझेदारी है इसका उद्देश्य है कि एक कॉम्प्रहेंसिव रेंज दी जाए लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस के लिए, ताकि सारस्वत बैंक्स का जो एक्सटेंसिव कस्टमर बेस है वो उस इंश्योरेंस पॉलिसीज को खरीद सके। ये जो पार्टनरशिप है ये ऑफर करेगी सेविंग्स, प्रोटेक्शन, रिटायरमेंट और साथ के साथ कई सारे ग्रुप प्लान्स को लगभग लगभग 30 लाख लोगों को, जो कि 302 ब्रांचेस से आते हैं नेशन वाइड। तो देखिए, यदि हम बात करें इस खबर के बारे में तो कुछ चीजें मैं आपको यहां पे हाईलाइट कर देता हूं, वही आपको समझाऊंगा ताकि आपको ये खबर अच्छे से समझ में आए। तो अब हमने इन चीजों को हाईलाइट कर दिया है, अब समझते हैं इनके बारे में। तो देखिए, पहली चीज हम बात करें पीएनबी मैट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो ये असल में पंजाब नेशनल बैंक, जो कि भारत का सरकारी बैंक है या आप कहें भारत का पब्लिक बैंक है, उसी की एक बीमा कंपनी है। ठीक। वहीं पे जो आपका सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक है, ये भारत का सबसे बड़ा शहरी सहकारी बैंक है। अब सहकारी बैंक क्या होते हैं कि देखिए, मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोगों के पास कुछ पैसे थे, इन लोगों ने पैसे आपस में मिलाए, उसके बाद जो इनके पैसे हैं वो एक बड़ी धनराशि में बदल गए और बारी-बारी से ये लोग अब एक-दूसरे को उधार देते रहते हैं और उस उधार से काम चलाते रहते हैं। ठीक है? जैसे आपने गाँव देहात में कमेटी के बारे में सुना हो। तो उसी कमेटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़े बड़े लेवल पे और बैंकिंग प्रैक्टिस के साथ करने पे वो बन जाता है आपका कोऑपरेटिव बैंक। ठीक? तो जो आपका सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, ये असल में भारत का सबसे बड़ा शहरी सहकारी बैंक था, यानी शहरों में ये सहकारी बैंक के तौर पे कार्य करता। अब पीएनबी मैट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने, इन दोनों ने हाथ मिला लिया साझेदारी को लेके कि अब ये लोग करेंगे बैंक इंश्योरेंस साझेदारी या बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप। तो यहां पे हमें समझना ये है कि बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप असल में होती है। तो देखिए, जब भी एक बैंकिंग कंपनी और एक इंश्योरेंस कंपनी आपस में हाथ मिला ले और जो बैंकिंग कंपनी है वही अपने ग्राहकों को उस इंश्योरेंस कंपनी के जो उत्पाद हैं वो ऑफर करें,
उसे हम कहते हैं बैंक एश्योरेंस। यानी यहाँ पे जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है वो है पीएनबी मेटलाइफ, आपका बैंक है सारस्वत। अब होगा क्या कि सारस्वत बैंक के जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, उन कस्टमर्स को सारस्वत बैंक ऑफर करेगा इंश्योरेंस प्लान्स पीएनबी मेटलाइफ। इसे हम कहते हैं बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप, ठीक है। और इस पार्टनरशिप का जो मुख्य उद्देश्य है वो है वित्तीय समावेशन। यानी वो लोग जो कि इंश्योरेंस और उसके फायदों को नहीं समझते हैं, उन लोगों तक अब सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लगभग लगभग 30 लाख लोगों को कवर करेगा इस स्कीम के तहत। यानी उन लोगों को बताया जाएगा कि जो पीएनबी मेट लाइफ है उसके इंश्योरेंस प्लान क्या है, उनके फायदे क्या हैं, और यहीं पे सारस्वत बैंक जो है वो पीएनबी मेट लाइफ की तरफ से डील करेगा अब अपने ग्राहकों से इंश्योरेंस सॉल्यूशंस को लेके, ठीक है। तो ये था आपका बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप जो कि अभी हुई है पीएनबी मेट लाइफ और सारस्वत बैंक के बीच में। अब हम बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी खबरों के बारे में। सी डॉट और आईआईटी बॉम्बे ने एकजुट होके बनाया है आपका इंडिजीनियस 6G ऑप्टिकल चिपसेट, या फिर आप कह सकते हैं ये दोनों एकजुट हो गए हैं इस चीज के लिए, इंडिजीनियस 6G ऑप्टिकल चिपसेट। तो जो आपका सी डॉट है जिसका पूर्ण मतलब है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, और वहीं पे जो आपका आईआईटी बॉम्बे है जिसका पूर्ण मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इन दोनों ने अब साथ में एक साझेदारी या एक एग्रीमेंट पे साइन किया है, हस्ताक्षर किए हैं। अब ये जो एग्रीमेंट है ये है ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट फॉर हाई बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक्स, इसको बनाने के लिए। अब ये जो पहल है ये आएगी आपकी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के अंदर, 6G कॉल्स फॉर प्रपोजल्स बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। यानी जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसका जो एक स्पेशल फंड है, यानी कि टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, जो मुख्यतः अभी 6G कॉल्स के लिए रखा गया है। अब ये जो फंड है यही वित्तीय सहायता प्रोवाइड करेगा सी डॉट और आईआईटी बॉम्बे को, ताकि वो इस चीज को बना पाए जिसके लिए इन लोगों ने साझेदारी करी है। इसका उद्देश्य है मजबूत बनाना भारतीय लीडरशिप को 6G इनोवेशन में, और साथ के साथ इसको लगातार पूरे देश में लागू करना साल 2030 तक। और ना सिर्फ लागू करना बल्कि ये भी सुनिश्चित करना कि ये अफोर्डेबिलिटी के साथ है, सस्ती है, सस्टेनेबिलिटी के साथ है, यानी कि लंबा टिक सके, और यूबिक्विटी के साथ है, यानी कि देश भर में हर जगह ये मौजूद हो। तो ये तीन इनके मुख्य उद्देश्य हैं 6G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के। पहली चीज, अफोर्डेबल हो, सस्ता हो, हर कोई खरीद सके, सस्टेनेबल हो यानी कि लंबे समय तक टिक सके, यूबिक्विटी हो यानी कि पूरे देश भर में लगभग हर छोटी से छोटी जगह ये उपलब्ध। तो ये था आपका टी डॉट और आईआईटी बॉम्बे की जो अभी एक पार्टनरशिप हुई है उसके बारे में। पार्टनरशिप हुई किसके लिए है? ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट फॉर हाई बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक्स। पैसा कहां से आएगा? टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड से, जो आता किसके अंडर है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के अंडर आता है। मेन तीन गोल क्या है इनके? अफोर्डेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड यूबिक्विटी। सी डॉट की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। आईआईटी बॉम्बे की फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको यहां पे याद रखना। आगे बढ़ते हैं। तो इसरो ने एक न्यू लॉन्च पैड को घोषित करने की घोषणा करी है। कहां पे? श्री हरिकोटा में। अब जो आपकी केंद्रीय कैबिनेट है जिसको कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी चेयर करते हैं, उन्होंने अप्रूव कर दिया है तीसरा लॉन्च पैड स्थापित करने के लिए इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी कि SDSC श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो कुल लागत है वो लगभग 3,985 करोड़ रुपए है।
और ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारतीय स्पेस का ट्रांसपोर्टेशन कैपेबिलिटीज है, यानी कि जो आपका भारत की अंतरिक्ष क्षमताएं हैं सामान को ले जाने पहुंचाने की, उसको बढ़ाने के लिए, खासकर आने वाली पीढ़ी के लॉन्च व्हीकल्स को लेके, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स को लेके, एनजीएलवीज। अब ये जो लॉन्च पैड है, इसको इस तरीके से बनाया गया है कि ये भविष्य में जो ह्यूमन स्पेस लिफ्ट मिशन हैं उनको पूरा कर सकता है। वहीं पे जो भारत का एक महत्वाकांक्षी योजना है अंतरिक्ष को छान मारने की, एक्सप्लोर करने की, यहाँ तक कि जो इंडिया का लूनार लैंडिंग है 2040 में जो हम करना चाहते हैं, यानी कि भारतीयों को चांद पे भेजने की, उस सब से कहीं ना कहीं ये जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं अलाइन है ये तीसरा लॉन्च पैड जो कि श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर में लगने जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे प्रस्थान करते हैं। अब बात करते हैं कुछ खेल समाचारों के बारे में। पीवी सिंधु ने पार्टनरशिप करी पूमा इंडिया के साथ। पीवी सिंधु जो कि 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और साथ के साथ वैश्विक भर में अपने बैडमिंटन खेलने के अंदाज से काफी मशहूर हैं। उन्होंने अभी कई साल के लिए एक साझेदारी की घोषणा करी पूमा इंडिया के साथ। अब ये जो पार्टनरशिप है, ये पूमा की औपचारिक एंट्री दिखाती है बैडमिंटन डोमेन में। बैडमिंटन जो खेल है उसमें अब पूमा जो है वो उतर चुका है, उसको दर्शाती है ये पार्टनरशिप। और ये जो साझेदारी है, ये एक बैडमिंटन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर भारत में, क्योंकि पूमा जैसा ब्रांड अगर बैडमिंटन जैसे खेल को प्रोत्साहित करता है तो ऐसे में जो भारतीय युवा है उसमें इस खेल के प्रति जागरूकता बढ़ती है, जिससे कि खेल और खिलाड़ियों के विकास की और विस्तार की काफी संभावनाएं उत्पत्तित होती हैं। पूमा का जो उद्देश्य है वो अपनी छाप छोड़ने के लिए है भारत के लगातार बढ़ते खेल बाजार में। वहीं पे जो पीवी सिंधु हैं वो लोगों को प्रेरित करना चाहती हैं अपने अचीवमेंट्स के लिए और बैडमिंटन खेलने के। यहाँ पे आप इनका चित्रण भी देख सकते हैं। तो पीवी सिंधु जो हमारी 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और साथ के साथ ग्लोबल बैडमिंटन आइकन भी हैं। इन्होंने हाल ही में पूमा इंडिया के साथ अपनी जो पार्टनरशिप है वो कर ली, ताकि जो पूमा है उसकी ऑफिशियल एंट्री जो है बैडमिंटन डोमेन में इंडिया में वो इससे लक्षित होती है। साथ के साथ जो पूमा का उद्देश्य है कि भारत के बढ़ते खेल बाजार में अपनी पैठ बनाना, वो भी यहाँ पे साबित होता है। वहीं पे जो पीवी संधू की पहल थी लोगों को जागरूक करना खेल के बारे में, वो भी यहाँ पे सुरक्षित कवर हो जाती। तो ये था आपका पीवी सिंधु और पूर्णा की साझेदारी के बाद। चलिए आगे प्रस्थान करते हैं। अब बात करते हैं रैंक और रिपोर्ट्स की खबरों के बारे में। एफआईसीसीआई ने रिवाइज किया है भारत के इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस को वित्त वर्ष 24-25 के लिए। तो जो आपका FICCI है, जिसका मतलब है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि FICCI, इन्होंने फिर से एडजस्ट किया है, फिर से बदलाव करे हैं अपने इकोनॉमिक फोरकास्ट को लेके इंडिया के लिए। और यहीं पे इन्होंने प्रोजेक्ट करा है जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4% वित्त वर्ष 2024-25 के लिए। अब जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन रेट है उसको इन्होंने लक्षित किया है 4.8% पे। वहीं पे जो आपका रिवीजन है इसमें वो दिखाता है कि जो इन्होंने एक कॉशियस आउटलुक लिया था बढ़ती वैश्विक चिंताओं और घरेलू दिक्कतों के लिए, उसको इन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज में दिखाया है। ठीक है, तो यदि हम बात करें इसके बारे में तो देखिए, जो आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज था, तो इन्होंने क्या करा है, अभी भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वित्त वर्ष 24-25 के लिए उसे 6.4% पे दिखाया है। वहीं पे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन रेट था
उसको इन्होंने लक्षित किया है 4.8% पे। अब ये जो रिवीजन है ये दिखाता है आपका कॉशियस आउटलुक, जो वैश्विक चिंताओं को लेके और घरेलू चिंताओं को लेके बन रहा है। तो ये चीज याद रखिए। चलिए अब आगे प्रस्थान करते हैं। इंडिया ने प्रोजेक्ट करा है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो भारत है वो अपनी जो पोजीशन है उसको लगातार बनाए रख सकता है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पे। अब ये जो आपकी एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट है इसको इन्होंने 6.7% पे रखा है दोनों फिस्कल ईयर्स के लिए, दो साल 2025 से 26 और 26 से 27 दोनों के लिए। अब ये जो प्रोजेक्शन है ये अनुसार है वर्ल्ड बैंक की जो अभी हाल ही की रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग। अब ये जो रिपोर्ट है ये महत्व दर्शाती है जो भारत का एक सशक्त आर्थिक परफॉर्मेंस रहा है और साथ के साथ जो भारत का वृद्धि क्षमता है ये दोनों ही यहाँ पे दर्शित होती है। आगे बढ़ते हैं, सम्मेलन और शिखर सम्मेलन की खबरें देखते हैं। तो देखिए जो पीएम मोदी हैं उन्होंने अनावरण किया है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 के बारे में। 17 जनवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनावरण किया है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का। अब ये जो इवेंट है ये आपका हो रहा है भारत मंडपम नई दिल्ली, 10:30 बजे से शुरू हो जाता है। अब ये जो है ये मान्यता देता है भारत के सबसे बड़े मोबिलिटी एक्सपो को, जिसका जो मुख्य लक्ष्य है वो ये है एकीकृत करना और साथ के साथ जो मोबिलिटी वैल्यू चेन है उसको एक ही छतरी के नीचे या एक ही छत के नीचे लाना। यानी कि जो भी भारत में ऑटोमोबाइल्स को लेके व्यापार है, इंडस्ट्री है, उस सभी को एक साथ एकीकृत करना। ये एक्सपो दर्शाता है कई सारी इनोवेशंस को और कई सारे एडवांसमेंट को जो कि आपकी मोबिलिटी सेक्टर में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इसका अनावरण किसने किया है, ये आपका हो कहाँ पे रहा है। तो ये आपका हो रहा है भारत मंडपम नई दिल्ली, ठीक है। और इसका अनावरण किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए अब आगे प्रस्थान करते हैं। अब हम बात करते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन न्यूज के बारे में। तो जो आपके मृंडज थे टीवी गोपाल कृष्णा, इनको ऑनर किया है, सम्मानित किया है आर के श्रीकतन ट्रस्ट अवार्ड के द्वारा। अब देखिए जो आपके जाने माने बिरिंगदिश थे यानी कि टीवी गोपाल कृष्णा, इनको चुना गया है आर के श्रीकतन ट्रस्ट अवार्ड के द्वारा सम्मानित किए जाने के लिए। अब ये जो अवार्ड है ये संस्कृति म्यूजिक फेस्टिवल यानी सांस्कृतिक म्यूजिक त्योहार के दौरान दिया जाता है और ये जो मान्यता है ये दिखाती है इनके एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन को भारतीय क्लासिकल म्यूजिक, यानी कि जो भारत का सांस्कृतिक या क्लासिक म्यूजिक था उसमें जो इन्होंने योगदान दिया है अपना, उसको सम्मानित करने के लिए इनको चुना गया है। टीवी गोपाला कृष्णन जो हैं उनको मुख्यतः जाना जाता है उनकी मास्टरी और साथ ही साथ उनका जो समर्पण है, जो डेडिकेशन है इस आर्ट फॉर्म के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री में, उसके लिए काफी प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं नियुक्तियां और इस्तीफों के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक ने अपॉइंट किए रहे हैं अपने नए एमडीज और सीईओ। 16 जनवरी 2025 को भारतीय सरकार ने अपॉइंट किया है अपने नए मैनेजिंग डायरेक्टर्स को और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को, दो नए मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। अशोक चंद्र जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है नए एमडी के तौर पे और सीईओ के तौर पे पंजाब नेशनल बैंक के।
विनोद कुमार जो हैं उनको अपॉइंट करा गया है एमडी और सीईओ के तौर पे इंडियन बैंक के। वहीं पे ये जो नियुक्तियां हैं, ये सरकार के जो आप कह सकते हैं एफर्ट्स हैं, जो उनकी कोशिश है कि जो भारतीय सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उसमें जो लीडरशिप है उसको मजबूत किया जा सके, उसी का ये एक हिस्सा है कि अशोक चंद्रा और विनोद कुमार को पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के तौर पे नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते हुए जस्टिस कृष्ण विनोद चंद्रन ने ज्वाइन किया सुप्रीम कोर्ट को। तो जो आपके जस्टिस कृष्ण विनोद चंद्रन हैं, इन्होंने अभी शपथ ली है नए जज के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 16 जनवरी 2025 को। अब ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, उन्होंने इस ओथ को एडमिनिस्ट्रेट किया। इनके अपॉइंटमेंट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की संख्या है वो 33 पहुंच गई है। यानी जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन जो है ये 33वें जज हैं सुप्रीम कोर्ट इंडिया में। अब जो कोर्ट है उसकी जो फुल सेशन कैपेसिटी है ये सिर्फ उसका वन शॉट। ठीक है, चलिए आगे प्रस्थान करते हैं। विनीत जोशी जो हैं उन्होंने चार्ज संभाला है सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन के तौर पे। श्री विनोद जोशी ने चार्ज संभाला है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तौर पे। उनका जो अपॉइंटमेंट है वो शास्त्री भवन नई दिल्ली में हुआ। उनसे पहले श्री जोशी जो थे उनको जाना जाता था उनके कई सारे की पोजीशंस को होल्ड करने के लिए इंडियन एजुकेशनल सेक्टर में। यानी जो भारत का शिक्षा क्षेत्र है उसमें इन्होंने कई सारी पोजीशंस को, कई सारे आप कह सकते हैं रैंक्स को संभाला और उनपे अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं और योगदान दिए। उनका जो इतना बड़ा एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल करके जो भारत का हायर एजुकेशन लैंडस्केप है उसको इंप्रूवमेंट्स और बढ़ावा मिलने की उम्मीद की जा रही है। यहाँ पे आप इनको देख भी सकते। हमने यहाँ पे टॉपिक समाप्त कर लिया है। आइए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखते हैं ताकि हम अब क्वेश्चंस पे भी अपनी पकड़ मजबूत कर सकें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसने प्रभाव फैक्ट बुक और भारत स्टार्टअप चैलेंज को शुरू किया 9वें स्थापना दिवस पे स्टार्टअप इंडिया के। आपके विकल्प हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल या कि निर्मला सीतारमण। तो देखिए हमें पता है सही उत्तर है इसका पीयूष गोयल। देखिए यहाँ पे ठीक। तो इसका एक्सप्लेनेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो आपका 9वां स्थापना दिवस मनाया गया स्टार्टअप इंडिया का उसके उपलक्ष्य के तौर पे ही यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल जी ने इसकी प्रभाव फैक्ट बुक और भारत स्टार्टअप चैलेंज की शुरुआत। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि प्राइमरी गोल क्या है वन प्लेट वन बैग कैंपेन का जिसको आरएसएस ने लॉन्च किया है महाकुंभ 2025 में। आपके विकल्प हैं ताकि हम डिस्पोजल प्लास्टिक आइटम्स का जो इस्तेमाल है उसको बढ़ावा दे सकें, ताकि हम बढ़ावा दे सकें इको फ्रेंडली क्लोथ बैग्स और स्टील प्लेट्स और ग्लासेस का, ताकि हम जो लोग कुंभ मेला अटेंड कर रहे हैं उनकी संख्या को बढ़ा सकें, या फिर हम कुछ नए धार्मिक प्रथाओं को इंट्रोड्यूस कर सकें। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे प्रस्थान करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि कहां पे दुनिया का सबसे पहला महामृत्युंजय यंत्र लगाया गया है। आपके विकल्प हैं वाराणसी, हरिद्वार, तपोवन आश्रम झुंसी हवेली प्रयागराज, ऋषिकेश। तो आइए सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है सी। इसको लगाया गया है कहां पे? तपोवन आश्रम झुंसी हिल, झुंसी हवेली प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न है कि किसने अभी जो आपकी अनावरण सेरेमनी थी, इनॉग्रेशन सेरेमनी थी आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंशियल म्यूजियम वाडनगर की, उसको चेयर किया है, उसको प्रिसाइड करा है? गुजरात के चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने, या फिर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने? सही उत्तर है सी, यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने। प्रश्न है कि नया नाम क्या है श्री राम हाउसिंग फाइनेंस का रीब्रांडिंग के पश्चात? विकल्प है होम फर्स्ट फाइनेंस, ट्री वैल्यू फाइनेंस, ट्री होम फाइनेंस, या डी श्री राम होम लोन? सही उत्तर है इसका सी, श्री राम हाउसिंग फाइनेंस को नाम बदल के कर दिया गया है ट्रू होम फाइनेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किस बैंक ने पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करी है वित्तीय समावेशन या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर? विकल्प है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? सही उत्तर है सी, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ठीक है, चलिए आगे प्रस्थान करते हैं। प्रश्न है कि प्राइमरी गोल क्या है एग्रीमेंट का जो कि साइन हुआ है सी डॉट और आईआईटी बॉम्बे के बीच में? विकल्प है ताकि हम डेवलप कर सकें, विकास कर सकें 5G ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट का, ताकि हम ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट बना सकें हाई बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक्स का, ताकि हम 4G टेक्नोलॉजी को बढ़ा सकें भारत में, या फिर हम स्थापित कर सके एक नए टेलीकम्युनिकेशन विश्वविद्यालय का? सही उत्तर है बी, यानी कि हम बना सकते हैं ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट फॉर हाई बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक्स। आइए आगे प्रस्थान करते हैं। प्रश्न है कि कहां पे नया लॉन्च पैड इसरो का लगाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा? विकल्प है तिरुवनंतपुरम केरला, बेंगलुरु कर्नाटका, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, अहमदाबाद गुजरात? आइए, सही उत्तर है इसका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। कहां पे? सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि पड़ता है आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, यानी सही उत्तर है सी, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। दूसरा प्रश्न है, मतलब इसके बाद प्रश्न है कि पीवी सिंधु ने किसके साथ पार्टनरशिप करी? विकल्प है नाइक इंडिया, एडिडास इंडिया, पूमा इंडिया, रीबॉक इंडिया? सही उत्तर है पूमा इंडिया सी। तो पीवी सिंधु जो कि 2 बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन्होंने अभी पार्टनरशिप करी है पूमा इंडिया के साथ में बैडमिंटन प्रमोशन और ब्रांडिंग्स को लेकर। आगे प्रस्थान करते हैं। तो जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है जो एफआईसीसीआई ने प्रोजेक्ट करी है फिस्कल ईयर 2024 से 25 को लेकर? विकल्प है 5.8%, 6.4%, 7.0% या फिर 4.8%? सही उत्तर है बी, यानी कि 6.4%। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो उन्होंने अभी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट निकाली है, उसमें इंडिया की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट क्या रहेगी वित्त वर्ष 2025-26 और 26-27 के लिए? विकल्प है 5.5%, 6.7%, 7.2%, 6.0%। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है बी। तो वर्ल्ड बैंक ने जो लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट निकाली है उसके अनुसार
जो ग्रोथ रेट रहेगी वो रहेगी 6.7%। ठीक है? फिर प्रश्न आता है कि कब और कहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनावरण करा है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का? विकल्प है 17 जनवरी 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में, 10 फरवरी 2025 को प्रगति मैदान नई दिल्ली में, मार्च 2025 को इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा, या अप्रैल 15 2025 को बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर मुंबई। सही उत्तर है ए, यानी कि 17 जनवरी 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली। प्रश्न है कि किसको अभी चुना गया है आर के श्रीकतन ट्रस्ट अवार्ड से सम्मानित होने के लिए? विकल्प है टीपी गोपालकृष्णन, रविशंकर, जाकिर हुसैन, एल सुब्रमण्यम। सही उत्तर है टीवी गोपालकृष्णन। प्रश्न है कि किसको नया एमडी और सीईओ के तौर पे नियुक्त किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के लिए 16 जनवरी 2025 को? विनोद कुमार, अशोक चंद्रा, राजेश शर्मा, सुरेश मेहता। सही उत्तर है बी, अशोक चंद्रा। अगला प्रश्न है कि कब जस्टिस कृष्ण विनोद चंद्रन को शपथ दिलाई गई नए जज के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? जनवरी 1 2025, विकल्प है 16 जनवरी 2025 को, फरवरी 1 2025, या फिर फरवरी 16 2025। सही उत्तर है बी, 16 जनवरी 2025 को जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन को शपथ दिलाई गई नए जज के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के। इसी के साथ जो इनकी संख्या है वो पहुंच चुकी है अब 33, यानी अब कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट में 33 जज हैं। प्रश्न है कि किसने अभी हाल ही में नए सचिव के तौर पे, नए सेक्रेटरी के तौर पे चार्ज संभाला है या कार्यभार संभाला है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के तौर पे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? विकल्प हैं रमेश पोखरियाल, विनीत जोशी, अनिल सहरसाबुडे, या फिर के कस्तूरी रंगन। सही उत्तर है बी, श्री विनीत जोशी। इन्होंने कार्यभार संभाला है नए सचिव के तौर पे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शास्त्री भवन नई दिल्ली। इसी के साथ हमने इस लेक्चर को समाप्त कर लिया है। आप सभी से निवेदन है कि जो भी चीजें हमने यहाँ पढ़ी समझी उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।